सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दी एनालिसिस रूम। इस चैनल पर हम सिर्फ न्यूज की हेडलाइंस रिपीट नहीं करते, बल्कि उन सिस्टम्स को समझने की कोशिश करते हैं जो सोसाइटी को शेप करते हैं। कभी जियोपॉलिटिक्स के थ्रू, कभी इकोनॉमी के थ्रू और कभी अनकंफर्टेबल सोशल क्वेश्चंस के थ्रू, जिनसे अक्सर लोग बचना चाहते हैं। आज का टॉपिक भी उन्हीं अनकंफर्टेबल क्वेश्चन में से एक है, क्योंकि जब किसी सोसाइटी में क्राइम और जस्टिस के बीच का गैप बड़ा होने लगता है तो प्रॉब्लम सिर्फ एक इंसिडेंट की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की हो जाती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इशू पर जहां लॉ भी है, आउटरीच भी है, लेकिन फिर भी जस्टिस का सफर कई बार बहुत लंबा हो जाता है। इंडिया में रेप जैसे क्राइम पर डिस्कशन होता है तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि क्या आज के टाइम में क्रिमिनल्स को सच में ये लगने लगा है कि सेक्सुअल वायलेंस जैसे क्राइम्स करना रिलेटिवली इजी है, या फिर सिस्टम का स्ट्रक्चर ऐसा बन गया है जहां पनिशमेंट का फियर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा जितना थियोरेटिकली होना चाहिए था। ये सवाल इमोशनल लग सकता है, लेकिन इसके पीछे एक प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन भी है। जब सोसाइटी बार बार देखती है कि किसी केस में इन्वेस्टिगेशन हुई, विटनेस भी आए, फोरेंसिक रिपोर्ट्स फाइल होती हैं और फिर भी एक्यूज्ड कई साल तक ट्रायल के बाद बेल पर बाहर आ जाता है, तो नेचुरली पब्लिक के दिमाग में डाउट पैदा होता है कि क्या इंडिया का जस्टिस सिस्टम क्रिमिनल्स के लिए लूपहोल्स क्रिएट कर रहा है, या फिर सिस्टम इतना स्लो और कॉम्प्लेक्स है कि पनिशमेंट का फियर ग्रेजुअली डाइल्यूट हो जाता है। इस कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट मूवमेंट याद करना जरूरी है। जब 2012 में दिल्ली गैंग रेप केस ने पूरे देश को हिला दिया था, उसके बाद गवर्नमेंट ने सेक्सुअल क्राइम्स के खिलाफ काफी स्ट्रिक्ट लीगल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए, जिसमें क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 एक मेजर टर्निंग पॉइंट बना। इस लॉ का ऑब्जेक्टिव ये था कि रेप और सेक्सुअल असोल्ट जैसे क्राइम्स के लिए पनिशमेंट्स को ज्यादा सीवियर बनाया जाए और इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को भी स्ट्रेंथन किया जाए, ताकि विक्टिम्स को फास्टर जस्टिस मिल सके। लेकिन लॉ का स्ट्रॉन्ग होना और लॉ का इफेक्टिव काम करना दो अलग रियलिटीज होती हैं। अगर किसी सिस्टम में पोलिसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वीक हो, फोरेंसिक कैपेसिटी लिमिटेड और कोर्ट्स पर बैकलॉग का प्रेशर हो, तो लॉ की स्ट्रिक्ट वर्डिंग ग्राउंड रियलिटी में उतनी पावरफुल नहीं रह पाती जितनी लेजिस्लेचर ने इमेजिन की होती है। इसी वजह से एक और कंफ्यूजिंग सिचुएशन क्रिएट होती है, जहां सोसाइटी देखती है कि कई केसेस में एविडेंस और विटनेस होने के बावजूद एक्यूज्ड को बेल मिल जाती है। यहाँ एक लीगल प्रिंसिपल समझना जरूरी है कि इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बेल का कॉन्सेप्ट इस आइडिया पर बेस्ड है कि जब तक किसी एक्यूज्ड का फाइनल कन्विक्शन कोर्ट डिक्लेयर नहीं करता, तब तक उसे लीगली गिल्टी नहीं माना जा सकता। ये प्रिंसिपल थ्योरेटिकली डेमोक्रेटिक सिस्टम का सेफगार्ड है, ताकि इनोसेंट लोग जेल में अननेसेसरीली ना रहें। लेकिन जब ट्रायल्स एक्सट्रीमली स्लो हो जाते हैं और प्रोसिक्यूशन एविडेंस को कंसिस्टेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं रख पाता, तो डिफेंस लॉयर्स कोर्ट में रीजनेबल डाउट क्रिएट कर देते हैं, और इसी लीगल फ्रेमवर्क के अंदर जुडिशरी कई बार बेल ग्रांट कर देती है। पब्लिक को यह सिचुएशन इनजस्टिस लगती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि क्राइम का मोरल ट्रुथ क्लियर है, लेकिन कोर्ट स्ट्रिक्टली लीगल प्रूफ के बेसिस पर डिसीजन लेता है। इंडिया में रेप केसेस के डिस्कशन करते वक्त रियल इंसिडेंट का जिक्र भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि वही इंसिडेंट सोसाइटीज को मिरर दिखाते हैं। निर्भया केस के अलावा 2020 हाथरस केस ने भी पूरे देश में आउटरीच क्रिएट किया था, जहां इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस, पुलिस बिहेवियर और पॉलिटिकल रिएक्शन पर सीरियस क्वेश्चन उठाए गए थे। इसी तरह 2019 हैदराबाद वेटरनरी डॉक्टर रेप एंड मर्डर केस ने भी सोसाइटी को शॉक किया, जहां एक्यूज को पुलिस एनकाउंटर में मार दिया गया था। इसी इंसिडेंट ने एक और डिबेट शुरू कर दी थी, क्या इंस्टेंट जस्टिस सिस्टम का सोल्यूशन हो सकता है या फिर रूल ऑफ लॉ को ही स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। जब इंडिया में रेप जैसे क्राइम पर डिस्कशन होता है तो अक्सर एक अजम्पशन बना दिया जाता है कि सेक्सुअल वायलेंस सिर्फ अनकंट्रोल्ड सेक्सुअल डिजायर का रिजल्ट होता है, लेकिन क्रिमिनोलॉजी और साइकोलॉजी रिसर्च ये इंडिकेट करती है कि रियलिटी इससे काफी कॉम्प्लेक्स होती है। कई एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग रेप का मोटिव सिर्फ सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन नहीं, बल्कि पावर कंट्रोल और डोमिनेशन से भी डीपली कनेक्टेड होता है। इसका मतलब ये है कि केसेस में परपेट्रेटर का ऑब्जेक्टिव विक्टिम पर साइकोलॉजिकली डोमिनेंस स्टैब्लिश करना होता है। इस एंगल को समझना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर सोसाइटी रेप को सिर्फ सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन का इशू समझकर ट्रीट करेगी तो प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी इनकम्प्लीट रह जाएंगी। क्रिमिनोलॉजी में एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस किया जाता है, जिसे प्रिसीव्ड इम्प्यूनिटी कहा जाता है। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि जब क्रिमिनल्स को लगता है कि सिस्टम वीक है और पनिशमेंट की प्रोबेबिलिटी लो है, तो डिटरेंस ऑटोमेटिकली वीक होता है। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग पनिशमेंट की सिविरिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट पनिशमेंट की सर्टेनिटी होती है। अगर क्रिमिनल्स को ये लगने लगे कि सिस्टम कंसिस्टेंटली और क्विकली एक्शन लेता है, तो क्राइम का रिस्क कैलकुलेशन ही चेंज हो जाता है।
जस्टिस सिस्टम को समझने के लिए एक और रियलिटी समझनी जरूरी है। क्रिमिनल जस्टिस एक चेन की तरह काम करता है जिसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन, फोरेंसिक एनालिसिस, प्रोसिक्यूशन और कोर्ट सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। अगर इस चेन का कोई भी लिंक वीक हो जाए तो पूरा केस कोलैप्स कर सकता है। इसी फ्रेमवर्क में एविडेंस कलेक्शन, डॉक्यूमेंटेशन एक्सट्रीमली क्रिटिकल हो जाता है। क्रिमिनल लॉ का एविडेंटियरी स्टैंडर्ड काफी स्ट्रिक्ट होता है, जहां प्रोसिक्यूशन को गिल्ट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ करना पड़ता है। अगर इन्वेस्टिगेशन स्टेज पर प्रोसीजरल एरर्स हो जाएं, एविडेंस प्रॉपरली प्रिजर्व ना हो या डॉक्यूमेंटेशन इनकंसिस्टेंट हो तो डिफेंस लॉयर्स कोर्ट में डाउट क्रिएट कर देते हैं और जुडिशरी को भी कभी कभी एक्यूज को बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ता है। जुडिशियल डिलेज इस प्रोसेस को और कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। जब केसेस सालों तक पेंडिंग रहते हैं तो विटनेस की मेमोरी वीक होती है, सोशल प्रेशर इंक्रीज होता है और विक्टिम और फैमिली की साइकोलॉजिकल फैटिग भी केस को अफेक्ट कर सकती है। ये प्रोलॉन्ग लीगल बैटल कई बार विक्टिम्स के लिए इमोशनली एग्जॉस्टिंग जर्नी बन जाता है। जस्टिस सिर्फ लीगल विक्ट्री नहीं बल्कि पेशेंस और रेजिलेंस की टेस्ट भी बन जाता है। इसीलिए कई लीगल रिफॉर्म एक्सपर्ट सजेस्ट करते हैं कि रेप केसेस के लिए स्पेशलाइज्ड फास्ट ट्रैक कोर्ट्स और ट्रेन प्रोसिक्यूटर्स का नेटवर्क स्ट्रॉन्ग बनाना जरूरी है ताकि एविडेंस टाइमली इवेल्युएट हो और ट्रायल्स अननेसेसरीली प्रोलॉन्ग्ड ना हो। इन्वेस्टिगेशन की क्वालिटी भी इक्वली इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है। कई डेवलपमेंट कंट्रीज में रेप इन्वेस्टिगेशन हेविली फोरेंसिक साइंस पर डिपेंड करती है, जहां डीएनए एनालिसिस, डिजिटल एविडेंस ट्रैकिंग और एडवांस लेबोरेटरी सिस्टम इन्वेस्टिगेशन को साइंटिफिकली स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। इंडिया में भी फोरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रेजुअली इंप्रूव हो रहा है, लेकिन पॉपुलेशन साइज और केस लोड के कंपैरिजन में फोरेंसिक रिसोर्सेज अभी भी लिमिटेड है। कई लेबोरेटरीज ओवरलोडेड होती हैं, जहां रिपोर्ट्स आने में डिलेज हो जाते हैं और ये डिले डायरेक्टली ट्रायल प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। पुलिस ट्रेनिंग और जेंडर सेंसिटिविटी भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन सिर्फ टेक्निकल प्रोसेस नहीं बल्कि विक्टिम इंटरेक्शन का सेंसिटिव प्रोसेस भी होता है। लीगल और प्रोसीजरल इशू के अलावा एक सोशल डायमेंशन भी है जो सेक्सुअल क्राइम्स के कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया के कई पार्ट्स में विक्टिम ब्लेमिंग का कल्चर अभी भी कंप्लीटली खत्म नहीं हुआ, जहां विक्टिम के कैरेक्टर और लाइफस्टाइल पर सवाल उठाए जाते हैं। इस सोशल स्टिग्मा की वजह से कई विक्टिम कंप्लेंट फाइल करने से हेजिटेट करते हैं और जो विक्टिम कंप्लेंट फाइल करते हैं उन्हें भी इमोशनल और साइकोलॉजिकल प्रेशर का सामना करना पड़ता है। जब रेप जैसे क्राइम्स पर डिबेट होती है तो डिस्कशन अक्सर पनिशमेंट और लॉ इन्फोर्समेंट पर कंसंट्रेट हो जाता है, लेकिन एक फंडामेंटल क्वेश्चन जो रिपीटेडली इग्नोर हो जाता है वो है प्रिवेंशन का। अगर सोसाइटी सिर्फ क्राइम होने के बाद पनिशमेंट पर फोकस करेगी और क्राइम होने से पहले बिहेवियरल चेंज पर काम नहीं करेगी तो लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम का रूट एड्रेस नहीं हो पाएगा। इसी कॉन्टेक्स्ट में सेक्स एजुकेशन का टॉपिक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया में ये सब्जेक्ट अभी भी एक टैबू की तरह देखा जाता है, जहां पेरेंट्स, स्कूल्स और इंस्टीट्यूशन कई बार अनकंफर्टेबल फील करते हैं। रिजल्ट ये है कि यंग पीपल को साइंटिफिकली एक्यूरेट और सोशली रिस्पॉन्सिबल नॉलेज स्ट्रक्चर एजुकेशन सिस्टम से नहीं मिल पाती। इस एब्सेंस का कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि एडोलिसेंट्स और यंग एडल्ट्स अपनी क्यूरियोसिटी का आंसर इंटरनेट, पोर्नोग्राफी या पीर मिथ से लेने लगते हैं, जहां इंफॉर्मेशन डिसऑर्टेड होती है और कंसेंट और बाउंड्रीज जैसे कॉन्सेप्ट प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं किए जाते। सेक्स एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव सिर्फ बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन देना नहीं होता बल्कि रिस्पेक्ट, एम्पैथी और कंसेंट की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना होता है। जब यंग एज से ही बॉयज और गर्ल्स दोनों को यह समझाया जाता है कि कंसेंट का मतलब क्या होता है और रिलेशनशिप्स में इक्वालिटी का रोल क्या होता है, तब सोसाइटी में बिहेवियरल नॉर्म्स ग्रेजुअली चेंज होने लगते हैं। इसी इशू को लेकर एक और डायमेंशन है जो इंडिया के पब्लिक डिस्कोर्स को डीपली इन्फ्लुएंस करता है और वो डायमेंशन पॉलिटिक्स का है। आइडियली रेप जैसे क्राइम को प्योरली ह्यूमैनिटेरियन और लीगल पर्सपेक्टिव से ट्रीट किया जाना चाहिए, जहां फोकस विक्टिम सपोर्ट, इन्वेस्टिगेशन और जस्टिस पर हो। लेकिन प्रैक्टिकल रियलिटी ये है कि कई बार पॉलिटिकल नैरेटिव इस इशू को अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के हिसाब से फ्रेम करने लगते हैं। जब कोई हॉरिफिक इंसिडेंट किसी ओपोजिशन रूल स्टेट में होता है तो पॉलिटिकल रिएक्शन एक्सट्रीमली इंटेंस हो जाते हैं, लेकिन जब सिमिलर नेचर का क्राइम किसी और पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में होता है जहां रूलिंग पार्टी डिफेंसिव पोजीशन फेस कर सकती है, तब नैरेटिव का टोन सडनली चेंज हो जाता है और इन्वेस्टिगेशन का वेट करने की बात की जाती है। ये सेलेक्टिव आउटरीच पब्लिक डिस्कोर्स को डिस्टॉर्ट कर देता है, क्योंकि डिस्कशन सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स पर कंसंट्रेट होने के बजाय पॉलिटिकल ब्लेम गेम पर शिफ्ट हो जाता है। ग्लोबल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो सेक्सुअल वायलेंस का चैलेंज सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं, डिफरेंस अक्सर रिस्पॉन्स सिस्टम में दिखाई देता है।
जहां कुछ कंट्रीज ने पॉलिसिंग रिफॉर्म्स, सर्वाइवर सपोर्ट सिस्टम और एजुकेशन प्रोग्राम के कॉम्बिनेशन से बेटर प्रिवेंशन फ्रेमवर्क्स डेवलप किए हैं। तो आखिरी में सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि लॉज कितने स्ट्रिक्ट हैं, सवाल ये है कि सिस्टम कितना ऑनेस्ट और इफेक्टिव है। अगर इन्वेस्टिगेशन स्ट्रांग हो, ट्रायल्स फास्ट हो, एजुकेशन अवेयरनेस क्रिएट करे और पॉलिटिक्स इस इशू को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हैंडल करे, तभी जस्टिस सिस्टम अपनी रियल स्ट्रेंथ दिखा सकता है। क्योंकि किसी भी सोसाइटी की मैच्योरिटी इस बात से मेजर होती है कि वो विक्टिम के साथ खड़ी होती है या सिर्फ डिबेट्स में उनका जिक्र करती है। और शायद इसीलिए इंसाफ का सफर मुश्किल जरूर होता है, लेकिन अगर इंस्टीट्यूशन और सोसाइटी दोनों सच में सीरियस हो जाएं, तो वो सफर कभी नामुमकिन नहीं होता। तो अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे किसी नए एनालिसिस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।